1 मिनट केमिस्ट्री में आज देखेंगे नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड। कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। तो देखेंगे कौन से कंपाउंड हैं, कौन से टाइप ऑफ कंपाउंड हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। चलिए तो देख लीजिए कौन कौन से कंपाउंड हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, ठीक है। थोड़ा सा पहले इनका आप फोटो देख लीजिएगा जिससे नोट्स बनाने में आसानी हो जाए आपको। देखिए फंडा 1 मिनट केमिस्ट्री में आज हम पढ़ रहे हैं नॉन एग्जिस्टेंस ऑफ कंपाउंड, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जो एग्जिस्ट नहीं करते, तो कैसे पता करेंगे कौन से कंपाउंड है जो एग्जिस्ट नहीं करते। तो पहला देखिए, ये कह रहा है पार्टिसिपेशन, ये कह रहा है पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स, ठीक है। कुछ कंपाउंड ऐसे हैं जिनमें डी ऑर्बिटल्स क्या है, इन्वॉल्व होती है हाइब्रिडेशन में। तो कैसे पहचान करेंगे, देखिए। तो पहला टाइप हमने लिया है पार्टिसिपेशन ऑफ डी ऑर्बिटल्स। क्या है ये? D orbitals participate in hybridization and bond only when terminal atom have high electronegativity। ये कह रहा है कि अगर डी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही हो, यूज हो रही हो, ठीक है। तो और तो ऐसा कोई एटम जिसमें डी ऑर्बिटल्स क्या है, हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हो रही हो, और उस पर लगने वाले, उस एटम पे जो बॉन्डेड एटम है, कौन से टर्मिनल एटम, वो क्या होने चाहिए, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होने चाहिए, तो वो एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम में डी ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व हुई हूँ, तो ऐसा वो क्या होगा, तभी एग्जिस्ट करेगा अगर उस पर लगने वाले जो टर्मिनल एटम है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो एग्जिस्ट करेगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है जैसे कि हाइड्रोजन, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात? एक बार और रिपीट कर दूं। कोई भी मॉलिक्यूल्स, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही हो, तो उस तो ऐसा मॉलिक्यूल तब एग्जिस्ट करेगा जब उसके टर्मिनल एटम, जिस एटम के साथ वो बॉन्डेड है, मतलब के टर्मिनल एटम, तो उस पर लगने वाले जो टर्मिनल एटम है, अगर वो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो एग्जिस्ट करेगा, और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? देखिए, अगर किसी भी एटम की हाइब्रिडेशन में डी ऑर्बिटल्स आ रही है, डी ऑर्बिटल्स तभी होगी, डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व कब होती है, जब हम क्या करते हैं, एक्साइटेड स्टेट ले आते हैं। किसी भी एटम के पास अगर वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी और उस पर लगने वाला जो एटम है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा, तो उसे क्या कर देगा, उसकी बैलेंसी सेल को एक्साइट कर देगा, यानी कि उसी इलेक्ट्रॉन को क्या कर देगा, एक्साइट कर देगा, जिससे एक्साइटेड स्टेट जनरेट होती है। ग्राउंड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, फिर सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, फिर थर्ड। तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, या कह सकते हैं कोई भी एटम, वेरिएबल कोवलेंसी दिखा सकता है कब, जब उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, ठीक। और वैकेंट डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जंप करके कब आ सकते हैं, जब उस पर लगने वाला एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तभी वो क्या करा सकता था, उसको जंप करा सकता था, ठीक। तो अगर सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन में डी ऑर्बिटल्स इन्वॉल्व है, तो उससे लगने वाले एटम अगर हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तब तो वो मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करेगा, और अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो उसे क्या कर सकता है, उसकी बैलेंसी सेल को एक्सपेंड नहीं कर सकता, और जब बैलेंसी सेल को एक्सपेंड नहीं करेगा तो उसकी कोवलेंसी इंक्रीज नहीं होगी, और कोवलेंसी इंक्रीज नहीं होगी तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए जैसे कुछ एग्जाम्पल हैं, ये मैं वैसा आपको पिछले एक लेक्चर में बता भी चुका हूँ। यहाँ देखिए, जहाँ मैंने कोवलेंसी बताई थी ना, कोवलेंसी वाला जो फैक्टर बताया था, वहाँ पे सारी चीज़ें मैंने बताई थी। आपको थोड़ा सा और चाहें तो उसको वहाँ रिवाइज कर सकते हैं, देख सकते हैं कोवलेंसी वाला फैक्टर, जो कोवलेंसी वाला लेक्चर लिया था उसमें देख सकते हैं। देखिए जैसे PH5 बात करें, जैसे हमारे पास हम बात करें कि PCl5 एग्जिस्ट करता है। जो P है, P की क्या है, अगर हम बात करें P 15 ग्रुप का एलिमेंट है, तो इसकी जो कोवलेंसी है, जनरली इस 15 ग्रुप के एलिमेंट की जो कोवलेंसी है वो 3 और 5 पाई जाती है। अगर नाइट्रोजन की बात करें तो उसकी कोवलेंसी, जो नॉर्मल कोवलेंसी 3 थी, मगर जो फास्फोरस है, नाइट्रोजन को छोड़ के बाकी जितने भी एलिमेंट हैं सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होगी, क्योंकि अगर हम बात करें थर्ड या थर्ड से लोअर जो पीरियड है, उन सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती है, तो अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें तो
फास्फोरस की हाइब्रिडेशन क्या है, फास्फोरस की कोवलेंसी कितनी है, अगर फास्फोरस की बात करें तो थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास 3d वैकेंट पड़ी है और इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने 3। अगर ग्राउंड स्टेट में देखूं तो इसके 5 इलेक्ट्रॉन में से बैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो क्या होते हैं पेयर्ड और 3 इलेक्ट्रॉन क्या होते थे अनपेयर्ड। तो 3 बॉन्ड तो ये नॉर्मली बना लेगा, 3 बॉन्ड तो हर एक एटम के साथ बना लेगा, यानी कि F3 भी एग्जिस्ट करेगा, PCl3 भी एग्जिस्ट करेगा, PH3 भी एग्जिस्ट करेगा। मगर 5 अगर हम बात करें PH5 तो ये क्या है, फास्फोरस की कोवलेंसी एक्सपेंड होकर 5 हो सकती है, क्योंकि इसमें 3d वैकेंट ऑर्बिटल होती है, तो अपनी कोवलेंसी को क्या कर सकता है, एक्सपेंड कर सकता है। मगर एक्सपेंड करने के लिए क्या चाहिए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम चाहिए, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा तभी क्या कर सकता है, अपनी कोवलेंसी को ये 3 से बढ़ा के कितनी कर सकता है 5। मगर H तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इसलिए PF5 एग्जिस्ट कर जाएगा, PCl3 एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि Cl की जो इलेक्ट्रोनेगेटिव है फास्फोरस से क्या होती है ज़्यादा। मगर यहाँ पे देखें फास्फोरस और हाइड्रोजन दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिव सेम होती है, कितनी 2.1। तो हाइड्रोजन के बस की बात नहीं है इसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड करना, इसलिए PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। मगर मैंने आपको एक सिंपल सा फंडा बता दिया है। सिंपल सा फंडा क्या है, एक तो तरीका आप इससे कर सकते हैं कि भाई H क्या है, इसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। जैसे फास्फोरस की जनरल कोवलेंसी कितनी होती है 3, फास्फोरस की नॉर्मल कोवलेंसी कितनी होती है 3, क्योंकि ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है। तो इसमें PH3 तो एग्जिस्ट करेगा, मगर PH5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन के बस की बात नहीं इसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड करके 5 करना। सेम बात है यहाँ सल्फर। सल्फर की अगर हम बात करें, इसकी जो नॉर्मल कोवलेंसी है ग्राउंड स्टेट में कितनी होती है 2। अगर हम फर्स्ट एक्साइड स्टेट कर दें तो कितनी हो जाती है 4, और सेकेंड एक्साइड स्टेट में ले जाएं तो कितनी हो जाती है 6। तो सल्फर कितनी कोवलेंसी दिखा सकता है 2b, 4b और 6b, ठीक है। मगर ये हाइड्रोजन है, तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अगर मैं ग्राउंड स्टेट की बात करूं तो अगर जो इसकी कोवलेंसी नॉर्मल कोवलेंसी कितनी होती है 2, तो 2 तो ये सबके साथ दिखा देगा, यानी कि H2S तो एग्जिस्ट करेगा, मगर H4 एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि हाइड्रोजन के बस की बात नहीं है इसकी कोवलेंसी को एक्स बैलेंस और किसकी कोवलेंसी को 2 से एक्सपेंड करके 4 करना या 2 से एक्सपेंड करके 6 करना। हाँ, अगर फ्लोरीन होता या क्लोरीन होता तो वो क्या कर लेता, फ्लोरीन या क्लोरीन की इलेक्ट्रिसिटी सल्फर से ज़्यादा होती तो इसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड करके वो 4 भी कर सकता था और 6 भी कर सकता था। तो ध्यान रखिए कोवलेंसी एक्सपेंड कहाँ होती है, जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। वैकेंट डी ऑर्बिटल कहाँ होगी, जिसके पास जो थर्ड पीरियड का हो या थर्ड से लोअर पीरियड का कोई भी एलिमेंट हो। तो ये सब थर्ड पीरियड के हैं, ठीक है। तो यहाँ कोवलेंसी एक्सपेंड हो सकती है। तो ध्यान रखना कोवलेंसी कहाँ एक्सपेंड होगी, उसके पहले 2 पॉइंट हो गए। एक तो वहाँ एक्सपेंड हो सकती है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, और दूसरी कंडीशन ये है कि तब एक्सपेंड होगी जब उससे जुड़ने वाला एटम क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तभी तो वो उसको एक्साइट करा सकता है उसकी कोवलेंसी सेल को, ठीक है। उसकी वैलेंसी सेल को एक्सपेंड करके क्या करा सकता है, यानी कि ट्रांजिशन करा के क्या करा सकता है, उसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। चलिए, तो ना तो यानी कि सल्फर क्या है, सल्फर की कोवलेंसी हाइड्रोजन के साथ में जनरली 2 हो सकती है, 4 नहीं हो सकती, 6 नहीं हो सकती, क्योंकि हाइड्रोजन के बस की बात नहीं इसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड करना। तो इसलिए SH4 एग्जिस्ट नहीं करेगा और HS6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम कहानी यहाँ हो गई जैसे जिनोन। जिनोन में क्या होता है, जिनोन के आउटर मोस्ट में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो इसकी ग्राउंड स्टेट में इसकी कोवलेंसी कितनी होती है 0। तो 0 कोवलेंसी होगी तो ये बॉन्डिंग फॉर्मेशन नहीं करेगा। मगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है तो अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। कब, अगर इसके साथ क्या हो, फ्लोरीन हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, तो ये क्या कर सकता है, अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है। और कितनी करेगा, इसकी नॉर्मल कोवलेंसी होगी 0, और 0 से एक्साइट होकर कितनी कर सकता है 2, 2 से 4, 4 से 6 और 6 से 8 तक कर सकता है, क्योंकि नोबल गैस है ये। मगर किसके साथ करेगा, फ्लोरीन के साथ। हाइड्रोजन के बस की बात नहीं है इसको एक्साइट कराना, तो इसलिए ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो जिनोन के 2 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग के लिए अवेलेबल नहीं होंगे, क्योंकि इस समय ग्राउंड स्टेट में इसके 8 के 8 बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, पेयर होते हैं, तो बॉन्डिंग करने के लिए तैयार नहीं होते। तो ऐसे ही ना तो X2 यानी कि XCH2 एग्जिस्ट करेगा, ना XCHO4 एग्जिस्ट करेगा, ना XCH6 एग्जिस्ट करेगा, मतलब हाइड्रोजन के साथ में इसका कंपाउंड एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सेम कहानी जैसे यहाँ ये है हेलोजन। हेलोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं कितने, 7। अगर हम इसकी बात करें नॉर्मल कोवलेंसी होती है 1, ठीक है, नॉर्मल कोवलेंसी होती है 1। अगर एक्साइड करें तो कितनी हो सकती है, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 7। मैक्सिमम कितनी हो सकती है, किसी भी एटम की मैक्सिमम कोवलेंसी उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल हो सकती है, और हेलोजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन है 7, तो मैक्सिमम 7 हो सकती है। तो 1 से अगर ग्राउंड स्टेट में बात करूं तो इसका आउटर मोस्ट में 7 इलेक्ट्रॉन है, 7 में से 1 अनपेयर्ड है और 6 क्या है, पेयर्ड है। तो जो 6 पेयर्ड है वो तो बॉन्डिंग करेंगे नहीं, जो अनपेयर्ड बैलेंसी सेल के वे इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग करते हैं जो अनपेयर्ड होते हैं। तो इसके पास फिलहाल ग्राउंड स्टेट में 1 इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड है, तो वो क्या करेगा, बॉन्डिंग कर सकता है। मगर इसको एक्साइट कराने तो 1 से एक्सपेंड होकर कितनी हो सकती है कोवलेंसी, 3, 3 से कितनी हो सकती है 5, 5 से
कितनी हो सकती है 7। हर एक एक्सपेंशन में, हर एक एक्साइटेशन में कितनी कोवलेंसी बढ़ जाती है 2। तो क्या है, मगर तो ये अपनी कोवलेंसी को बढ़ा के 1 से 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है, 7 भी कर सकता है, मगर H के बस की बात नहीं है। H की इलेक्ट्रॉनिटी I से कम है तो H इसको एक्सपेंड नहीं करा सकता। तो हाइड्रोजन के साथ तो ये एग्जिस्ट करेगा नहीं, ना तो कोवलेंसी 7 में, ना 5 में, ना 3 में। क्लियर होगी बात। सेम कहानी हो गई जैसे Cl अगर हम बात करें इन दोनों में, तो इसकी Cl की नॉर्मल कोवलेंसी कितनी होती है, नॉर्मल कोवलेंसी होती है 1, और यह एक्सपेंड करके कितनी कर सकता है, 3 भी कर सकता है, 5 भी कर सकता है और 7 भी। क्यों? क्योंकि बैलेंसी सेल कितने इसके 7 इलेक्ट्रॉन है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने इसके 7। मगर क्या है, आई के बस की बात नहीं एक्सपेंड करना। क्यों? क्योंकि आई की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो Cl से कम है। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें तो सबसे ज्यादा फ्लोरीन की, उसके बाद क्लोरीन की, उसके बाद ब्रोमीन की, उसके बाद आयोडीन की, किसमें, हैलोजन के केस में। तो आई की इलेक्ट्रिसिटी Cl से कम है, तो आई के बस की बात नहीं है इसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड करना। क्लियर हो गई बात। तो इसलिए आई Cl3 एग्जिस्ट नहीं करेगा। हाँ, अगर आई वो Cl एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर I Cl3 होता, I इधर और Cl3 होता तो एग्जिस्ट कर जाता, क्योंकि Cl की इलेक्ट्रिसिटी I से ज्यादा है, तो वो I को क्या कर सकता था, उसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता था। तो इसलिए ये मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। एक तरीका तो ये हो गया जो मैंने आपको ये बताया। एक दूसरा और तरीका है। दूसरा तरीका क्या है, जैसे अगर हम बात करें pH5 में हाइब्रिडेशन अगर निकालें, अगर हाइब्रिडेशन निकालें तो कितनी है, sp3d, और इसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है, और डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही तो मॉलिक्यूल जब भी एग्जिस्ट करेगा अगर सेंट्रल एटम पे जुड़ने वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो तो इस केस में pH5 में हाइब्रिडेशन कितनी आ रही है, sp3d आ रही है, और sp3d आ रही है तो डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है। तो ये मॉलिक्यूल जब भी एग्जिस्ट कर सकता है जब इस पर जुड़ने वाला एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो रही है। मोर तो है नहीं, H तो क्या है, लेस है, तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम कहानी यहाँ करिए। यहाँ पे आप निकालिए हाइब्रिडेशन। देखिए सल्फर के बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं, 6 में से 4 इलेक्ट्रॉन तो चले गए इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो 4 तो हो गए सिग्मा, बचे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब एक लोन पेयर, तो 4 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, तो हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, 5 का मतलब sp3d। भाई एक 4 सिग्मा बॉन्ड आ गया और एक क्या आ गया, लोन पेयर आ गया, तो इसकी हाइब्रिडेशन हो गई sp3d। तो इसमें भी क्या आ गया, d, और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई है सेंट्रल एटम की हाइब्रिडेशन में। तो ये मॉलिक्यूल जब भी एग्जिस्ट करेगा जब सेंट्रल एटम पे लगने वाला एटम क्या हो, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो, और ये लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर हो गई बात कि नहीं। जैसे अगर मैं बात करूं H2S की, तो H2S एग्जिस्ट कर जाएगा। क्यों? क्योंकि H2S में हाइब्रिडेशन कितनी आएगी, sp3, और sp3 में d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है, और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व नहीं है तो सेंट्रल एटम पे लगने वाला एटम लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव हो या मोर हो तो एग्जिस्ट करेगा। आगे बात समझ में नहीं। चलिए जैसे SF6 की बात करें, इसके आउटर बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और 6 के 6 कहाँ चले गए होंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाने में चले गए होंगे 6 हाइड्रोजन के साथ। तो 6 सिग्मा बॉन्ड का मतलब हो गया हाइब्रिडेशन कितनी हो गई, sp3d2, क्योंकि 6 का मतलब होगा sp3d2, और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेंटर एटम पर लगने वाला एटम क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। यहाँ देखिए अगर हम बात करें जिनोन, तो जिनोन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 8 में से 2 तो चले गए सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो 2 तो बन गए सिग्मा बॉन्ड, बचे होंगे 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर, तो 3 लोन पेयर 2 सिग्मा बॉन्ड, इनका सम आ गया 5, और 5 का मतलब हो गया sp3d, और इसमें भी d ऑर्बिट इन्वॉल्व हो गई। तो ये मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट कर सकता है जब सेंट्रल एटम पे लगने वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हो इससे, जिनोन से, और ये हाइड्रोजन तो इससे मोर नहीं है, ठीक है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, इसलिए क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। चलिए ध्यान दीजिए, तो ऐसी बात करें इसमें, तो इसमें भी अगर हाइब्रिडेशन आप निकालेंगे तो कितनी आ गई, sp3d2 आ जाएगी, और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई तो ये हाइड्रोजन अगर सेंटर एटम, अगर टर्मिनल एटम हाइड्रोजन है तो फिर ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम कहानी यहाँ पे जो हाइब्रिडेशन निकालेंगे तो कितनी आएगी, sp3d3, और कैसे आ रही देखिए, इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं 8 में से 6 इलेक्ट्रॉन तो कहाँ चले गए, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो 6 तो हो गए सिग्मा बॉन्ड, बचे होंगे 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, तो 6 सिग्मा बॉन्ड और एक लोन पेयर, इनका सम कितना आ गया 7 का मतलब होगा sp3d3, और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई तो ये हाइड्रोजन के साथ में एग्जिस्ट नहीं करेगा। अगर सेंट्रल एटम पर लगने वाले, अगर इसमें d ऑर्बिटल इन्वॉल्व है तो सेंट्रल एटम पर अगर H एटम लगा है तो ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। देखिए यहाँ पे अगर हम बात कर लें, तो अगर ये देखिए, तो अगर हम बात करें H7, तो I में बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 के साथ कहाँ चले गए होंगे, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो इनका सम कितना हो गया 7, और 7 की हाइब्रिडेशन कितनी होगी, sp3d3, और d ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि सेंट्रल एटम पर लगने वाले जो टर्मिनल एटम है वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो ये एग्जिस्ट नहीं कर सकता। सेम कहानी इसमें हाइब्रिडेशन निकालें तो देखिए Cl के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 में से 3 तो चले गए होंगे कहाँ, सिग्मा बॉन्ड बनाने में, तो 3 तो सिग्मा बॉन्ड हो गए, बचे कितने इलेक्ट्रॉन इस पे 4 का मतलब 2 लोन पेयर, तो 2 लोन पेयर 3 सिग्मा, कितना सम आ गया 5 का मतलब होगा sp3d, तो d आ गया,
और जब भी डी आ गया तो इसका मतलब ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रल एटम पे लगने वाला जो एटम है आई, वो आई की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो सीएल से कम है, तो इसलिए एग्जिस्ट नहीं करेगा। आगे बात समझ में, इस टाइप के कंपाउंड पहचान लोगे। तो ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल्स जिसके सेंट्रल एटम की हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई है, तो वो मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर उस पर लगने वाले जो टर्मिनल एटम है, अगर वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो वो एग्जिस्ट करेगा, और मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उससे, तो वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। किससे? सेंट्रल एटम से। टर्मिनल जो एटम है अगर वो सेंट्रल एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट नहीं करेगा। दूसरा एक और रूल देख लीजिए अब, साइडविक कॉन्सेप्ट। ये साइडविक कॉन्सेप्ट क्या होता है? साइडविक कॉन्सेप्ट ये है कि जैसे मान लीजिए बात करें ओ की, ओ क्या है? सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, सेकंड पीरियड का एलिमेंट है। यहाँ अगर हम देख रहे थे फास्फोरस थर्ड पीरियड का है, सल्फर थर्ड का है, सल्फर थर्ड का है, जीनोन तो क्या है? नोबल गैस, और ये एक्सपेंड कर जाएगी। वैसे भी किस कौन से पीरियड का है? ये फिफ्थ पीरियड का आएगा। ये भी फिफ्थ पीरियड का है। ये आज सेवन पीरियड, ये किस कौन सा होगा? ये फिफ्थ पीरियड का होगा। ये कौन से पीरियड का होगा? ये थर्ड पीरियड का होगा। ठीक है, तो इनमें थर्ड पीरियड या थर्ड या थर्ड से डाउन पीरियड के अगर एलिमेंट है तो वैकेंट डी ऑर्बिटल तो प्रेजेंट होगी। और जिनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है तो अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकते हैं, और कहाँ तक एक्सपेंड कर सकते हैं? अपनी वैलेंसी इलेक्ट्रॉन तक। तो यहाँ देखिए ऑक्सीजन के पास ये सेकंड पीरियड का, इसके पास वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स, इसके पास बैकएंड डी ऑर्बिटल नहीं होती है, और बैकएंड डी ऑर्बिटल नहीं होगी तो ये अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। तो ऑक्सीजन की जो नॉर्मल कोवलेंसी है वो कितनी पाई जाती है? 2, क्योंकि ऑक्सीजन के बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और 6 होंगे तो आउट इसकी बैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं 6, और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन से जब आप कॉन्फ़िगरेशन फिल करोगे तो क्या होगा? 4 इलेक्ट्रॉन पेड आएंगे, 2 इलेक्ट्रॉन क्या आएंगे? अनपेड। कोवलेंसी में मैंने आपको सिखाया है। तो इसकी नॉर्मल कोवलेंसी 2 होती है, और ये अपनी बैलेंसी सेल को एक्सपेंड करके 4 नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो OF2 तो एग्जिस्ट कर सकता है, मगर OF4 एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, क्योंकि O की कोवलेंसी 4 हो ही नहीं सकती है। जब 4 नहीं हो सकती तो 4 कोवलेंट बॉन्ड बना ही नहीं सकता। सेम कहानी है, इनने तो 6 बनवा दिए, तो ये तो O की नॉर्मल कोवलेंसी कितनी होती है? 2, और ज़्यादा से ज़्यादा 3 कर सकता है, वो भी एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड डोनेट करके। तो क्या है? ये 6 कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, क्योंकि इसकी कोवलेंसी क्या है? एक्सपेंड नहीं हो सकती। क्यों? क्योंकि इसके पास ये सेकंड पीरियड का है, से ये कह सकते हैं इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। वैकेंट डी ऑर्बिटल क्यों नहीं है? क्योंकि ये सेकंड पीरियड का एलिमेंट है, या कह सकते हैं इसकी वैलेंसी सेल क्या है? सेकंड, और सेकंड वैलेंसी सेल में केवल एस सब सेल आती है और पी आती, डी आती ही नहीं। क्लियर होगी बात? चलिए, सेम कहानी, ये भी सेकंड पीरियड का है। सेकंड पीरियड का है तो नाइट्रोजन है 15 ग्रुप का एलिमेंट, इसकी नॉर्मल कोवलेंसी कितनी होती है? 3। नाइट्रोजन की नॉर्मल कोवलेंसी 3 होती है, और ये एक्सपेंड नहीं कर सकते अपनी कोवलेंसी को, क्योंकि इसकी बैलेंसी सेल क्या है? सेकंड, और सेकंड में वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती, तो इसकी कोवलेंसी एक्सपेंड होकर 5 नहीं हो सकती। तो नाइट्रोजन कभी भी अपनी कोवलेंसी 5 नहीं कर सकता। इसकी नॉर्मल कोवलेंसी 3 होती है, और ज़्यादा से ज़्यादा 4 कर सकता है, वो भी एक लोन पेयर को डोनेट करके। आगे बात समझ में? सेम कहानी, बी के आउटर मोस्ट में इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो सकती है? 3 हो सकती है। इसकी ग्राउंड स्टेट में कोवलेंसी होती है 1, और एक पी ऑर्बिटल इसमें वैकेंट होती है, तो इसको अगर जंप करा दें तो मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी कर सकता है? 3, तो 6 तो कभी कर ही नहीं सकता, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। सेम बात हो गई यहाँ पे, कार्बन की मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो सकती है? कार्बन की कोवलेंसी 2 होती है ग्राउंड स्टेट में, 4 होती है एक्साइड स्टेट में, तो 4 से ज़्यादा कभी नहीं कर सकता, और इसने कितने जोड़ रखे हैं? 6। ठीक है, तो 6 तो कभी भी नहीं हो सकता। नो डाउट ये F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम है, तो अपनी इसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, मगर तभी तो करेगा जब इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, जब ये अपनी इसकी कोवलेंसी एक्सपेंड हो सकती हो। इसकी कार्बन की कोवलेंसी एक्सपेंड हो ही नहीं सकती, तो ज़्यादा ज़्यादा कहाँ तक जा सकता है? 4 तक, तो CF4 हो सकता है, -6 नहीं हो सकता। आगे बात समझ में नहीं? तो F अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, मगर किसकी? जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल हो। इसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल है ही नहीं, या कह सकते हैं इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन ही कितने हैं? 4 है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 है, तो मैक्सिमम कोवलेंसी कितनी हो सकती है? 4, तो 6 तो कभी हो ही नहीं सकती, तो 6 बॉन्ड तो ये कभी बना ही नहीं सकता। सेम कहानी यहाँ, जैसे I3 माइनस एग्जिस्ट कर जाता है, मगर F3 माइनस एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है? इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है। अगर हम देखिए, अगर हम क्या करेंगे, F3 माइनस को बनाएंगे तो इस टाइप से होता कि नहीं होता? इसकी कोवलेंसी कितनी होगी? एक F की कोवलेंसी 2 तो आएगी नहीं आएगी, और 2 हो ही नहीं सकती। फ्लोरीन की कोवलेंसी जो नॉर्मल कोवलेंसी है हेलोजन की, वो कितनी होती है? 1 होती है, और मैक्सिमम कितनी हो सकती है? 1 से 3 हो सकती है, 3 से 5, 5 से 7 हो सकती है, मगर किस केस में? Cl या Vr या I के केस में। F के केस में नहीं हो सकती, क्योंकि इसकी बैलेंसी सेल क्या है? सेकंड, और सेकंड में वैकेंट डी ऑर्बिटल होती नहीं।
और वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होती तो अपनी कोवलेंसी 1 से ज़्यादा एक्सपेंड कर नहीं सकता। तो इसकी मिनिमम भी 1 है और इसकी मैक्सिमम कोवलेंसी 1 होती है, उससे ऊपर हो ही नहीं सकती। आगे बात समझ में। तो किसी भी एटम की कोवलेंसी मैक्सिमम कितनी हो सकती है, उसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के इक्वल, मगर फ्लोरीन की कोवलेंसी हमेशा 1 होती है, क्योंकि एक तो ये मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है। पहली बात तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, तो इसकी कोवलेंसी एक्सपेंड हो ही नहीं सकती। अगर इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल होती भी तो इसे एक्साइट कौन कराता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, तो इसे आके कौन छेड़ेगा, किसके बस की मजाल है, ठीक है। तो किसी के बस की बात नहीं होती इसके इलेक्ट्रॉन को जंप कराना, तो वैसे भी जंप नहीं होता, मगर हो भी नहीं सकता क्योंकि इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, इसलिए I3- एग्जिस्ट नहीं करता। वो F3- एग्जिस्ट नहीं करेगा, I3- एग्जिस्ट कर जाएगा, ठीक है। Cl3-, Br3-, ये तुम्हें बताना है मुझे कि Cl3-, Br3- एग्जिस्ट करते हैं कि नहीं करते। I3- एग्जिस्ट करता है, सारी दुनिया को पता है। F3- एग्जिस्ट नहीं करता, वो मैंने बता दिया। अब तुम्हें मुझे बताना है कि Br3- और Cl3- एग्जिस्ट करेंगे कि नहीं करेंगे। चलिए दूसरी बात, तो ये कह रहा है कि ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे, डू नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं कर रहे। क्यों एग्जिस्ट नहीं कर रहे ये मॉलिक्यूल्स, क्योंकि इनकी जो कोवलेंसी है वो पॉसिबल कोवलेंसी से ज़्यादा बता रखी है। इस मॉलिक्यूल में जो सेंट्रल एटम है, उस सेंट्रल एटम की जो कोवलेंसी इस मॉलिक्यूल के अंदर दिखाई जा रही है उतनी पॉसिबल नहीं है। तो एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, तो ये सेंट्रल एटम इनके पास एब्सेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड करके, यानी कि कितनी जितनी इसमें दिखा रखी है उतनी नहीं कर सकते। तो जैसे ओ की मैक्सिमम कोवलेंसी, ओ की कोवलेंसी नॉर्मली 2 हो सकती है, इसने 4 दिखा रखी है। यहाँ 4 2 हो सकती है, कितनी दिखा रखी है 6। एन की नॉर्मल कोवलेंसी 3 हो सकती है, कितनी दिखा रखी है इनने 5। बोरॉन की मैक्सिमम कोवलेंसी 3 हो सकती है, इसने कितनी दिखा रखी है 6। कार्बन की नॉर्मल कोवलेंसी यानी कि मैक्सिमम कोवलेंसी 4 हो सकती है, इसने कितनी दिखा रखी है 6। तो ये क्या है, ये पॉसिबल नहीं है। आगे बात समझ में, यहाँ F3- में F की कोवलेंसी, एक F की कोवलेंसी 2 आ जाएगी, जो इम्पॉसिबल है। तो इम्पॉसिबल क्यों है, क्योंकि इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकते। चलिए तीसरा फैक्टर है स्टेरिक रिपल्शन। कुछ मॉलिक्यूल्स ऐसे हैं जो स्टेरिक रिपल्शन की वजह से एग्जिस्ट नहीं करते। देखिए, इफ साइज और नंबर ऑफ टर्मिनल एटम इंक्रीज, अगर टर्मिनल एटम की संख्या बढ़े या टर्मिनल एटम का साइज बढ़े, ठीक है, और सेंट्रल एटम का साइज क्या है, घटे, और साइज ऑफ सेंट्रल एटम क्या हो, डिक्रीज हो, तो उस केस में क्या होगा, देन स्टेरिक रिपल्शन क्या होती है, इंक्रीज होती है। समझिए, सेंट्रल एटम का साइज तो छोटा हो जाए और टर्मिनल एटमों का साइज बड़ा हो जाए और इनकी संख्या बड़ी अधिक हो जाए, ठीक है। तो अगर साइज सेंट्रल एटम का साइज छोटा हो और टर्मिनल एटमों का साइज बड़ा हो और टर्मिनल एटमों की या संख्या क्या हो, ज़्यादा हो, ठीक है। जैसे तीन टर्मिनल एटम से कितने लगा दिए, 5, या 5 से ज़्यादा कितने लगा दिए, 6 या 7 लगा दिए, तो उस केस में क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन क्या होगी, इंक्रीज होगी एज ए रिजल्ट। तो फाइनल रिजल्ट क्या निकलेगा, द पॉसिबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी, कम। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का साइज कम होता चला जाए तो और टर्मिनल एटमों की साइज बड़ा होता जाए और टर्मिनल एटम की संख्या बड़ी होती जाए, तो उससे क्या होगा, स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा, जिससे मॉलिक्यूल की एग्जिस्टेंस क्या होती चली जाएगी, कम होती चली जाएगी, ठीक है। सेंट्रल एटम का साइज जितना छोटा होगा उसका मतलब क्या है कि उतने ही कम एटम जोड़ सकता है या उतने छोटे छोटे एटम जोड़ सकता है। टर्मिनल एटम की संख्या जितनी बढ़ेगी तो इसका मतलब भीड़ हो जाएगी, या टर्मिनल एटम का साइज जितना बढ़ेगा उसका मतलब स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाएगी, क्योंकि पास पास आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। तो उस केस में जब स्टेरिक रिपल्शन बढ़ेगा तो एग्जिस्टेंस क्या हो जाएगी, एग्जिस्टेंस की प्रोबेबिलिटी क्या होती चली जाएगी, कम। तो देखिए इस पर एग्जाम्पल कुछ देखिए, जैसे अब बात करें आई, तो आई की अगर हम बात करें तो इसके पास क्या है, ये वैकेंट डी, इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होती है। क्यों, क्योंकि ये फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है, और फिफ्थ पीरियड का एलिमेंट है तो इसके पास तो वैकेंट डी ऑर्बिटल होंगी, क्योंकि थर्ड से वैकेंट डी ऑर्बिटल स्टार्ट होती है, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में, ठीक है। तो इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है और इस पर लगने वाला जो एटम है वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, तो इसकी कोवलेंसी एक्सपेंड होकर 1 से कितनी हो सकती है, 3, 3 से कितनी हो सकती है, 5, और 5 से कितनी हो सकती है, 7। तो इसका मतलब IF7 क्या है, एग्जिस्ट कर जाएगा। मगर इसकी बात हम क्या करें, इस पे अगर हम क्या करें तो IF7 तो एग्जिस्ट है, मगर क्या है, ICl7 या IBr7 या II7 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है, सेंट्रल एटम इसकी कोवलेंसी 7 हो सकती है, आई की कोई दिक्कत नहीं है, मगर क्या है, और ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम भी है, इनको एक्साइट करा भी सकते हैं, क्योंकि Cl की, देखिए इलेक्ट्रोनेगेटिव बात करूं तो सबसे ज़्यादा F की, उससे कम Cl की, उससे कम Br की, और सबसे कम I की। तो I की जो इलेक्ट्रिसिटी है वो Cl से कम है, तो इसका मतलब ये एक्साइट करा सकता है, मगर फिर भी एग्जिस्ट नहीं कर रहा है। रीजन क्या है कि एक तो जो सेंट्रल एटम पर लगने वाले टर्मिनल एटम है उनकी संख्या ज़्यादा है 7,
और तो संख्या ज़्यादा है तो ये IF7 तो एग्जिस्ट कर जाता है, मगर ICl7 एग्जिस्ट नहीं करता, क्योंकि I से बड़ा साइज किसका हो जाएगा, Cl का। तो I क्या कर सकता है, छोटे छोटे 7F को तो अटैच कर सकता है अपने साथ, मगर बड़े 7Cl को अटैच नहीं कर सकता। यहाँ स्टेरिक रिपल्शन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और Br के केस में तो और ज़्यादा बढ़ जाएगी, और इससे I के केस में तो और बढ़ जाएगी, क्योंकि F से बड़ा साइज Cl का, Cl से बड़ा Br का, Br से बड़ा I का। तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया भी था कि अगर किसी की कोवैलेंसी 6 या 7 है तो 6 और 7 में जनरली फ्लोराइड एग्जिस्ट कर जाते हैं, और बाकी क्लोराइड, ब्रोमाइड या आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते, क्योंकि उनका साइज बड़ा हो जाता है। साइज बड़ा होने की वजह से स्टेरिक रिपल्शन बढ़ जाती है, जिससे उनकी प्रोबेबिलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस क्या हो जाती है, घट जाती है, कह सकते हैं स्टेबिलिटी घट जाती है। इसलिए जनरली ये कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करते हैं, मतलब इनकी स्टेबिलिटी बहुत कम हो जाती है। चलिए, अगर इनकी स्टेबिलिटी कंपेयर करें तो सबसे ज़्यादा स्टेबल ये, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये, क्योंकि जितना जैसे से साइज बड़ा होता जाएगा टर्मिनल एटम का, वैसे वैसे क्या होता जाएगा, टर्मिनल एटम का साइज बड़ा होता चला जा रहा है, तो क्या होगा, एग्जिस्टेंस कम होती चली जाएगी। सेम बात कर लें, अब बात कर लें 16 ग्रुप की, यानी कि सल्फर। सल्फर की मैक्सिमम, इसकी अगर हम बात करें तो इसके बैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 7 है, और इसके पास वैकेंट ड्यूटल है, क्योंकि थर्ड पीरियड का एलिमेंट है, तो अपनी कोवैलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है 2 से लेके कहाँ तक कर सकता है, 4 तक, और 4 से 6 तक, तो मैक्सिमम कितनी कर सकता है, 6। तो F अगर इसके पास है तो F क्या करेगा, F मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो इसको एक्साइट करा सकता है, तो इसको कोवैलेंसी 6 कर सकता है, मतलब SF6 एग्जिस्ट कर जाएगा, मगर SCl6 या SBr6 या SI6 ये एग्जिस्ट नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि रीजन फिर वही हो गया, स्टेरिक हिंड्रेंस। ये क्या है, अगर हम बात करें तो F एक सल्फर पे छोटे छोटे 6 फ्लोरीन तो अटैच हो सकते हैं, मगर बड़े बड़े 6Cl या बड़े बड़े 6Br अटैच नहीं हो सकते, क्योंकि Cl का और Br का या I का साइज बड़ा हो जाता है F के कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो इस टाइप के मॉलिक्यूल इस पे अटैच नहीं हो पाएंगे या अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, कह सकते हैं अगर जुड़ भी गए तो स्टेरिक रिपल्शन बहुत तकड़ा होगा, जिसकी वजह से वापस क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा, नहीं कि एग्जिस्ट नहीं करेगा वो बॉन्ड। तो क्या फ्लोराइड एग्जिस्ट कर रहे हैं, बाकी एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, किसमें, जब कोवैलेंसी 7 है या 6 है। फ्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा है देखो सल्फर का, और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेगा, यानी कि डिड नॉट एग्जिस्ट। चलिए, दूसरा, अगर हम बात करें फास्फोरस की, तो ये 15 ग्रुप का एलिमेंट है और थर्ड पीरियड का है, तो इसके पास भी क्या है, वैकेंट डी ऑर्बिटल है, तो अपनी कोवैलेंसी को क्या कर सकता है, ये एक्सपेंड कर सकता है। चलिए यहाँ देखिए, तो ये कह रहा है SF6 माइनस, SF6 माइनस क्या है, देखिए P, अगर बात करें PF6 माइनस, PF5 तो एग्जिस्ट कर सकता है, क्योंकि P की कोवैलेंसी कितनी हो सकती है, P की कोवैलेंसी मैक्सिमम कितनी कर सकता है अपनी 5, तो 5 में तो कोई दिक्कत है ही नहीं, क्योंकि इसके पास 3D वैकेंट है, और 3D वैकेंट है तो अपनी बैलेंसी सेल को एक्सपेंड करके कितनी कर सकता है, 5 कर सकता है, तो PF5 तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा, PCl5 भी एग्जिस्ट कर जाएगा, मगर F6 है ये, और 6 का मतलब कोवैलेंसी कितनी हो गई, 6, तो 6 कैसे हो रही भैया, तो ये F माइनस है। देखिए अगर इससे हम लिखें तो PF5 और एक F माइनस, F माइनस का मतलब क्या है कि F जो एक F माइनस है, 5 F को तो अलग कर दीजिए, वो तो हो गए PF5, बचा एक F माइनस। वो F माइनस क्या है, F माइनस खुद अपना एक लोन पेयर है, माइनस मतलब लोन पेयर, वो अपना लोन पेयर क्या कर सकता है, तो इस फास्फोरस के पास तो कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा जो क्या करे, इस छठे फ्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाए। ठीक है, क्योंकि उसके पास बैलेंसी सेल में मैक्सिमम 5 इलेक्ट्रॉन थे, पांचों के पांचों अनपेयर्ड करके वो 5 फ्लोरीन के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लिया, मगर ये छठा F कहां से आ गया, तो इसके पास अभी भी 3D की क्या है, 3D की सिर्फ 2 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल भरी है, बाकी 4 ऑर्बिटल 3D की बिल्कुल खाली पड़ी है। वो जो 3D की 4 ऑर्बिटल खाली पड़ी है उनमें F माइनस अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या बना देगा, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड। आगे बात समझ में, अपना पूरा लोन पेयर देगा ये, ऐसा नहीं कि देखिए 5 F क्या कर रहे हैं, F क्या करेगा, एक बॉन्ड F का, एक P का, एक F का, एक P का, एक F का, एक P का, इस टाइप से बॉन्ड बनते जाएंगे, मगर किसमें, 5 फ्लोरीन में। छठा जो फ्लोरीन है वो माइनस लेके आ रहा है, माइनस का मतलब वो कह रहा है भैया तुम्हारे पास इलेक्ट्रॉन नहीं, कोई दिक्कत नहीं, मुझे तुम्हारा इलेक्ट्रॉन चाहिए भी नहीं, मैं अपना पूरा लोन पर लेके आ रहा हूँ, मैं पूरा अपने जोड़े के साथ आ रहा हूँ, मेरी पूरी टीम बनी हुई, यानी कि मेरा जोड़ा बना हुआ है, तुम्हें शादी कराने की जरूरत नहीं है, मैं बस कमरा दे दूँ आप तो रहने के लिए। ठीक है, तो ये क्या हो जाएंगे, तो कमरा इसके यहाँ मिल जाएगा, क्योंकि 3D में क्या है, 3D की 4D ऑर्बिटल, 3D की जो है पांच ऑर्बिटल होती हैं, और 5 में से 4 ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़ी हैं, जिसमें F माइनस अपना लोन पेयर डोनेट करके क्या बना देगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कहने का मतलब है ये एग्जिस्ट कर जाएगा। चलिए, तो फास्ट फ्लोराइड तो एग्जिस्ट कर ही जाएगा, मगर ध्यान रखिए फास्फोरस के केस में कितने, अगर कोवैलेंसी कितनी है, 6 है, तो फास्फोरस के केस में
फास्फोरस के केस में फ्लोराइड एग्जिस्ट कर जाता है और साथ में क्लोराइड भी एग्जिस्ट कर जाता है। जनरली क्लोराइड एग्जिस्ट नहीं करते कोवैलेंसी यानी कि 7 के साथ या 6 के साथ, सिर्फ फ्लोराइड एग्जिस्ट करते हैं। मगर फास्फोरस के केस में क्लोराइड भी एग्जिस्ट कर गया, मतलब PF6 माइनस भी एग्जिस्ट कर गया और PCl6 माइनस भी एग्जिस्ट कर गया, मगर ब्रोमाइड या आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। रीजन वही है, साइज बड़ा हो जाएगा। चलिए यहाँ देखें, अगर इसमें बात करें SiF6-4, SiF6-4 एग्जिस्ट करेगा, मगर SiF6-2 या SiCl6-2 या SiBr6-2 या SiI6-2 वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे। देखिए ध्यान दीजिए, बड़ी बात इंपॉर्टेंट है। SI मतलब 14 ग्रुप का एलिमेंट है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कितने होंगे 4, मगर क्या है थर्ड पीरियड का है तो इसके पास क्या होती है बैक एंड डी ऑर्बिटल होती हैं, और बैक एंड डी ऑर्बिटल है तो कोवैलेंसी का कोई झंझट ही नहीं है, जितने चाहो उतने आप F एक्स्ट्रा माइनस वाले, माइनस का मतलब लोन पर जो अपना खुद जोड़ा लेके आए वो आ सकता है आराम से, क्योंकि बैक एंड डी ऑर्बिटल खाली पड़ी, जितने चाहो उतने उसके लोन। देखिए जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट हो उसके बाद भी वो लुईस एसिड हो सकता है, अगर उसके पास क्या पड़ी है बैक एंड ऑर्बिटल्स पड़ी हैं, वैकेंट ऑर्बिटल पड़ी हैं, तो वो अगर कोई अपना लोन पर लेके आ रहा है और वो कह रहा है कि मैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लूं तुम्हारे साथ, तो वो कह देगा बना लो। कि कमरे खाली पड़े हैं कि मैं रह लूं, किराए पर दे दो, दे देंगे, रह लो भाई, ठीक है। चलिए तो समझ में आगे बात इसमें नहीं, तो इस क्या है अब SI में क्या है, एक फ्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल्स लिए कह रहा है ये वाला एग्जिस्ट करता है, वो वाले नहीं, बाकी कोई भी नहीं। SI में अगर बात करूं ना तो फ्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा, ना क्लोराइड एग्जिस्ट कर रहा, ना ब्रोमाइड, क्योंकि SI का साइज रियल में बहुत छोटा हो गया, तो कह रहा है यहाँ पे स्टेरिक हिंड्रेंस फ्लोरीन में भी इतनी ज्यादा हो जाती है कि वो भी एग्जिस्ट नहीं करता। तो SI के केस में ना फ्लोराइड, ना क्लोराइड, ना ब्रोमाइड, ना आयोडाइड, कोई सा भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ठीक है। तो फिर ये कौन सा है जी, तो ये कुछ अलग ही है, SiF6-4। अगर -4 है तो SI किस स्टेट में आएगा, यहाँ अगर मैं देखूं तो प्लस कौन सी ऑक्सीडेशन नंबर निकल के आएगी +2, और इसमें अगर मैं निकालूं SI की ऑक्सीडेशन नंबर तो कितनी आएगी +4। +4 का मतलब +2, इस पे +2 चार्ज है, इस पे +4 है, जितना ज्यादा प्लस चार्ज होता है उतना साइज घट जाता है कि नहीं जी, बिल्कुल सही बात है। तो SI यहाँ किस ऑक्सीडेशन स्टेट में एग्जिस्ट कर रहा है +4 में, जबकि इस कंपाउंड के अंदर जो SI है वो किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है +2 में। जैसे जैसे प्लस चार्ज किसी भी एटम पे बढ़ता है तो साइज क्या है घटता जाता है। मैंने आपको कल भी बताया था, अगर जैसे मेरे पास M है, कोई भी एटम है, M हो A हो, ए से छोटा साइज होगा A+ का, A+ से छोटा साइज होगा A+2 का, A+2 से छोटा साइज होगा A+3 का, जैसे Fe से छोटा साइज होगा Fe+2 का, Fe+2 से छोटा साइज होगा Fe+3 का। तो जैसे जैसे प्लस चार्ज बढ़ता है वैसे वैसे साइज घटता है। और ये भी बात बताई थी कि एनाइन का साइज बड़ा होता है न्यूट्रल से, और न्यूट्रल का साइज बड़ा होता है किससे, कैटायन से, किसी भी पर्टिकुलर एटम के लिए। तो SiF4 से थोड़ा सा साइज क्या है बड़ा हो जाता है किसका, Si+2 का, और साइज थोड़ा सा बड़ा हो गया तो फिर ये एग्जिस्ट कर जाता है कौन, फ्लोराइड। तो ध्यान रखना SI में फ्लोराइड एग्जिस्ट किस में करेगा, अगर +2 स्टेट में है तो एग्जिस्ट करेगा, और +4 में है तो फ्लोराइड भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर होगी बात। चलिए बात कर लें एल्युमिनियम की, यानी कि 13 ग्रुप की, ठीक है। तो थर्ड ग्रुप की, तो उसमें क्या है फ्लोरीन के अगर क्या होंगे, फ्लोरीन वाला एग्जिस्ट कर जाएगा, फ्लोराइड के कोऑर्डिनेशन नंबर 6 वाला या 7 वाला फ्लोराइड वाला एग्जिस्ट कर जाएंगे, मगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे। सेम कहानी जैसे AlBr4, ये कह रहा है AlBr4 एग्जिस्ट करेगा, मगर एल्युमिनियम के यानी कि 4 पे AlBr4 एग्जिस्ट कर जाएगा। देखिए Al पे F6 वाला भी एग्जिस्ट कर जाएगा, मगर Cl6 या Br6 एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये कह रहा है एल्युमिनियम पे Br6 तो एग्जिस्ट नहीं कर सकता, मगर Br4 एग्जिस्ट कर सकता है, ठीक। और अगर एल्युमिनियम का ही दूसरा एलिमेंट ले, ये कह रहा है बोरोन, तो बोरोन क्या है, ये थर्ड पीरियड का था, ये सेकंड पीरियड का, बोरोन का साइज एल्युमिनियम से भी बहुत छोटा हो गया, तो कह रहा है बोरोन के केस में Br4 भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, क्योंकि रीजन वही है, साइज छोटा हो गया है ना, तो ना तो इसके साथ क्या होगा, ये एग्जिस्ट नहीं करेगा। रीजन क्या है, क्योंकि देखिए बोरोन क्या है सेकंड पीरियड का है और ये थर्ड पीरियड का है, तो इसका साइज थोड़ा बड़ा होगा, तो ये Br4 एग्जिस्ट कर जाएगा, मगर Br4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एल्युमिनियम के साथ Br4 एग्जिस्ट कर जाएगा, मगर बोरोन के साथ Br4 एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्लियर। हाँ, अगर बात करें फ्लोरीन की तो 6 वाला एल्युमिनियम के साथ एग्जिस्ट करेगा, मगर 6 वाला तो ना क्लोराइड एग्जिस्ट करेगा, ना ब्रोमाइड, ना आयोडाइड। सेम कहानी ये MnF4 एग्जिस्ट कर जाएगा, मगर MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता। रीजन क्या है, वही है, क्या है यहाँ पे क्या हो गया, तो ध्यान दीजिए Mn ये क्या है, डी ब्लॉक के एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट का जो साइज है
ये तो सब पी ब्लॉक के एलिमेंट थे, पी ब्लॉक के एलिमेंट थे। डी ब्लॉक एलिमेंट का जो साइज है वो बहुत छोटा हो जाता है। अगर हम बात करें साइज की तो एस ब्लॉक एलिमेंट का साइज बड़ा होगा, डी का और कम, और क्या है पी का और कम। तो इसमें क्या है, मगर हायर चार्ज, इस पर चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा हो जाती है। कितनी हो जाती है, +7। चार्ज डेंसिटी बहुत ज़्यादा होने की वजह से साइज बहुत छोटा हो जाता है, जिससे MnF7 भी एग्जिस्ट नहीं करता। ठीक है, +7 में जा सकता है MN, कोई दिक्कत नहीं है, डी ब्लॉक का एलिमेंट है, इसकी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट +7 होती है। तो ध्यान रखना है कि ये MnF4 एग्जिस्ट कर जाता है मगर MnF7। तो फ्लोराइड में कौन कौन एग्जिस्ट नहीं कर रहे हैं, नॉर्मली 6 वाले और 7 वाले फ्लोराइड एग्जिस्ट कर जाते हैं, मगर क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करते। 6 वाला क्लोराइड एग्जिस्ट कर जाता है सिर्फ एक केस में, कौन सा केस है, फास्फोरस का। ठीक, और दूसरा फ्लोराइड वाले केस में भी ध्यान रखना है, फ्लोराइड वाला केस भी कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, SI में और MN में। MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता, और SiF6 एक एग्जिस्ट कर भी सकता, नहीं भी। अगर Si+2 में है तो F6 SiF6 एग्जिस्ट कर जाएगा, अगर Si+4 ऑक्सीडेशन स्टेट में है तब SiF6 एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो एक बार और रिकॉल करा दूं, मैंने आपको बताया है कि जब भी क्या है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है, 6 या 7 आ रहा है, मतलब कोवैलेंसी 6 या 7 आ रही है। अगर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 या 7 आ रहा है तो फ्लोराइड एग्जिस्ट कर जाएंगे। ठीक, फ्लोराइड एग्जिस्ट कर जाएंगे, और क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड एग्जिस्ट नहीं करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, क्लोराइड सिर्फ और सिर्फ एक केस में एग्जिस्ट कर जाता है, किसमें, फास्फोरस। तो फास्फोरस Cl6- एग्जिस्ट कर जाता है। दूसरा, ब्रोमाइड, फ्लोराइड भी कहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, फ्लोराइड भी एग्जिस्ट नहीं करता। एक तो MnF7 में, MN में F7 भी एग्जिस्ट नहीं करता, और SI में फ्लोराइड एग्जिस्ट कर भी सकता, नहीं भी, वो डिपेंड करेगा। अगर Si+2 में है तो फ्लोराइड एग्जिस्ट कर जाएगा 6 वाला, और अगर वो +4 में है SI तो फिर फ्लोराइड भी एग्जिस्ट नहीं करता। क्लियर हो गई बात। चलिए, और एक लास्ट फैक्टर, रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन या आप इनर्ट पेयर इफेक्ट पे देखिए, इनर्ट पेयर इफेक्ट क्या होता है उसके बारे में भी बताएंगे। चलिए, खैर रेडॉक्स रिएक्शन देखिए, रेडॉक्स रिएक्शन में मैंने आपको मैं रिड्यूसिंग एजेंट नेचर बता चुका हूं। जो हैलोजेंस हैं, जो नॉन मेटल्स हैं, उनमें क्या होती है, जो मेटल होते हैं उनमें ऑक्सीडाइजिंग नेचर होती है, जो नॉन मेटल्स होते हैं उनमें रिड्यूसिंग नेचर होती है। और रिड्यूसिंग नेचर भी क्या है, हैलोजन में सबसे ज़्यादा होगी। और हैलोजन में भी कैसे, फ्लोरीन से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है Cl-, और Cl से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है Br-, और Br से भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है कौन, I-। ठीक है, तो जिस भी मॉलिक्यूल्स के अंदर I- प्रेजेंट है तो समझ जाइए वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। चलिए, जैसे कह रहा है PbI4 डिड नॉट एग्जिस्ट या डज नॉट एग्जिस्ट, ये एग्जिस्ट नहीं करता। क्यों, एक तो तरीका मैं आपको बता रहा हूं। वैसे ये Pb क्या है, 14 ग्रुप का एलिमेंट है। 14 ग्रुप के एलिमेंट में कौन है, का, सी, गए, एसन, पंडित, Pb सब कार्बन फैमिली है ये। तो कार्बन फैमिली में जो एलिमेंट है, कार्बन फैमिली की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, देखिए इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट बताता है कि किसी भी पर्टिकुलर फैमिली में क्या क्या पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट हो सकती है, कौन सी, पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो जो कार्बन फैमिली यानी कि 14 ग्रुप के जो एलिमेंट है, इनकी जो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट है वो +2 और +4, ये दो पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। +2 और +4 किसने बताया, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट ने। और क्या बताया इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट ने, कि जैसे जैसे आप डाउन द ग्रुप जाते हैं तो वैसे वैसे क्या होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट के चांसेस कम होते चले जाते हैं स्टेबिलिटी के, और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी के चांसेस बढ़ते जाएंगे। मतलब डाउन द ग्रुप जाओगे तो +2 की स्टेबिलिटी बढ़ती जाएगी और +4 की स्टेबिलिटी घटती जाएगी। और लास्ट वाला जो एलिमेंट है यानी कि Pb, वो केवल और केवल लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में ही एग्जिस्ट करता है। मतलब जो Pb है वो +4 में नहीं, सिर्फ और सिर्फ +2 में एग्जिस्ट करेगा। तो इसलिए अगर हमने क्या करा, ये PbI4 बना दिया, तो PbI4 में Pb किस में एग्जिस्ट कर रहा है, +4 में। अगर I देखें तो I जाएगा -1 में, और ये कितने है, 4, तो यहाँ जाएगा +4, तो ये +4 में। और +4 में जनरली एग्जिस्ट करता नहीं, किसकी वजह से, इनर्ट पेयर्ड इफेक्ट की वजह से। ये हाथों हाथ तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, Pb+2 में। यह कह लो ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है तो कैसे काम करेगा, जो भी सब्सटेंस अगर अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में होता है तो कैसे काम करता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और जो अपनी लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट में होता है वो कैसे काम करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ऐसे भी समझिए कि Pb+4 पहली बात तो एग्जिस्ट करता नहीं, किसमें भाग जाएगा,
Pb+2 में। ये ऐसे कह लो Pb+4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा, और I- क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, तो तुरंत इनके बीच में क्या हो जाएगी, रिएक्शन। जैसे एसिड और बेस में रिएक्शन हो जाती है, ऐसे ही क्या है, इस ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, रिएक्शन। एसिड और बेस तुरंत रिएक्शन कर जाते हैं, जितना स्ट्रॉन्ग एसिड जितना स्ट्रॉन्ग बेस उतनी जल्दी रिएक्शन फास्ट होगी, ऐसे यहाँ पे होता है। ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट तुरंत क्या कर जाएंगे, रिएक्शन। जितने स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और जितने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होंगे उतनी जल्दी रिएक्शन क्या हो जाएगी, फास्ट। तो देखिए इस कंपाउंड के अंदर दो चीजें पड़ी हैं, एक तो Pb+4 और एक I-। Pb+4 क्या है, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और I- क्या है, एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो तुरंत आपस में क्या दिखा देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। तुरंत कहां भाग जाएगा, तो ये रिड्यूस क्या दिखा देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन। मतलब इसका तो क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। Pb+4 से कहां चला जाएगा, Pb+2 में, यानी कि Pb का तो क्या हो जाएगा, रिडक्शन। मतलब खुद कैसे काम कर दिया इसने, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। और I- खुद क्या हो जाएगा, ऑक्सीडाइज, और इसको दूसरों को क्या कर देगा, रिड्यूस। तो यहां से I- से कहां चला जाएगा, I0 में, तो उसकी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ गई, तो इसका होगा ऑक्सीडेशन। और Pb+4 से कहां चला जाएगा, +2 में, तो इसका क्या हो गया, रिडक्शन। तो तुरंत क्या होंगे, एक रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, फटाफट से रिएक्शन करके किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, Pbi2 + I2 में। तो I2 रिलीज हो जाएगी, और ये Pbi4 से क्या बन जाएगा, Pbi2। या वैसे भी हम कह सकते हैं इसमें क्या होगा, तो यूनिट पेड इफेक्ट से भी कह सकते हैं कि Pb+4 में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। जब ये +4 में एग्जिस्ट करता ही नहीं, तो तुरंत ये एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। तो कहाँ किस में एग्जिस्ट करेगा, तो अगर ये कंपाउंड हमें मॉलिक्यूल दे भी दिया तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Pbi2 + I2 में। क्योंकि Pb क्या है, कार्बन फैमिली का सबसे लोवेस्ट मेंबर है, यानी कि सबसे डाउन वाला मेंबर है, और सबसे डाउन वाला मेंबर है तो वो लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, केवल और केवल लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट में एग्जिस्ट करता है। और लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट कार 14 ग्रुप की क्या है, +2 एंड +4। +4 इसकी हायर ऑक्सीजन स्टेट है और +2 इसकी लोअर। तो Pb सिर्फ +2 में एग्जिस्ट करेगा, तो ये तो एग्जिस्ट करेगा मगर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो हमसे पूछे कि Pbi4 एग्जिस्ट करेगा कि नहीं, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा मॉलिक्यूल। अगर होगा तो तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, इसमें। सेम कहानी Pb-Br4, तो Pb-Br4 भी क्या होगा, नहीं कि ये क्या होगा, -4। अगर हम बात करें तो ये क्या होगा, ये -1 और ये +4, तो यहाँ Pb फिर +4 में आ रहा है। और Pb+4 क्या है, यानी कि एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और Br- भी एक रिड्यूसिंग एजेंट है। बहुत स्ट्रॉन्ग तो नहीं, I- से तो थोड़ा वीक है, मगर Cl- या F- से तो स्ट्रॉन्ग है ही। तो ये भी एक ठीक ठाक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, आपस में तुरंत रिडॉक्स रिएक्शन करके क्या दिखा देंगे, इसका क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन, और इसका खुद का क्या हो जाएगा, रिडक्शन। तो ये भी क्या बना देगा, Pb-Br2 + Br2। हाँ, अगर PbCl4 हो जाए, PbCl4 या PbF4, तो वो एग्जिस्ट कर जाएगा, क्योंकि Cl- या Br- उतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होंगे, तो वो इसको रिड्यूस नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए इन ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट ज्यादा अच्छा है किससे, इनर्ट पेड इफेक्ट से। तो Pb अगर हम बात करें तो Pb+4 उतना स्टेबल नहीं होता, क्योंकि ये ज्यादा स्टेबल होता है किसमें, लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट में। तो अगर इसके साथ कोई स्ट्रॉन्ग Pb+4 है और इसके साथ में क्या है, कोई स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तो ये एग्जिस्ट नहीं करेगा, किसमें भाग जाएगा, +2 में। स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है तो एग्जिस्ट नहीं करेगा, कहां भाग जाएगा, रिड्यूसिंग एजेंट में। अगर हाँ इसके साथ में क्या है, PbCl4 होता है या PbF4 होता है, तो वो एग्जिस्ट कर जाता है, क्योंकि Cl- या F- उतने स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं होते, तो वो इसको फटाक से क्या है, ऑक्सी रिड्यूस नहीं कर पाते। यहां देखिए, अब बात कर लें Bi की। Bi में अगर हम, Bi में भी सेम कहानी है। Bi किसका हो गया, 15 ग्रुप का एलिमेंट, न्यूज पेपर आज सब बिके, Bi। तो ये क्या है, इसकी 15 ग्रुप के जो एलिमेंट है, इनकी पॉजिटिव ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +3 एंड +5। तो अगर डाउन द ग्रुप जाएंगे तो क्या होगा, +3 के चांस, +3 की स्टेबिलिटी बढ़ेगी और +5 की स्टेबिलिटी घटेगी। तो जो लोवेस्ट एलिमेंट है वो +3 में ज्यादा स्टेबल होता है, +3 ऑक्सीजन स्टेट में ज्यादा स्टेबल होगा। वैसे भी देखिए, तो कहने का मतलब है, अगर ये Bi I5 है तो I जाएगा -1 में और ये जाएगा +5 में, क्योंकि 5 I कितने थे, 5 थे। I-1 और यहाँ कितने, 5, तो हो गया -5, तो इसको आएगा +5। और Bi+5 में इसका मतलब ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है, और किसी भी ग्रुप का लोवेस्ट एलिमेंट हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में हो तो ये अनस्टेबल होता है, या कह सकते हैं स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। तुरंत किस में कन्वर्ट हो जाएगा, तुरंत कन्वर्ट हो जाएगा लोवेस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में। लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट क्या होगी इसकी, Bi+3। तो +5 से तुरंत कहां भाग जाएगा, +3 में। क्यों, क्योंकि ये हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में अनस्टेबल होता है, किसकी वजह से, इनर्ट पेड इफेक्ट की वजह से। तो ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और इससे जो जुड़ने वाला I- है वो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है। तुरंत दोनों की मुलाकात होगी तो क्या हो जाएगी, तुरंत रिएक्शन कर जाएंगे। तो ये क्या होगा,
तो BiI5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि BiI5 में I-1 है और Bi+5 है। ये एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तुरंत रिएक्शन करके क्या बना देंगे, BiI3 और प्लस I2 बाहर भाग जाएगी, मतलब I- का क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन और Bi+5 का क्या हो जाएगा रिडक्शन। +5 से कहाँ चली जाएगी, +3 में। तो इसका मतलब ये मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेगा। सेम कहानी Br5 में भी वही कहानी हो जाएगी। ये क्या हो जाएंगे, Br- एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है और Bi+5 क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। तो रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आपस में रिएक्शन करके रेडॉक्स रिएक्शन दिखा देंगे, तो ये भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब देखिए बात करें BiCl5, वहां पे Pb क्या है, I4 में एग्जिस्ट नहीं कर रहा था और Br के साथ एग्जिस्ट नहीं कर रहा था, मगर Cl और F के साथ एग्जिस्ट कर रहा था। ये कह रहा है कि जो Bi है वो I के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, Br के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा और Cl5 के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। जो Bi5 है, Bi+5 है, वो Cl- के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। Cl- तो अब उतना स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट नहीं है जितना कि Br- या I- था, मगर फिर भी क्या है, ये Bi+5 क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता है। अगर मैं कंपेयर करने लगूं Pb+4 में और Bi+5 में, तो इनमें से स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट कौन है, तो जिसकी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है, हाईएस्ट यानी कि जो पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट जितनी ज्यादा होती है, उतना ही क्या होता है स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो Bi+5 कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है एज कंपेरिजन टू Pb+4। तो कोई बात नहीं, अगर Cl- थोड़ा वीक रिड्यूसिंग एजेंट भी है तो कोई बात नहीं, Bi+5 एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये तो इसके गुत मारेगा ही मारेगा, और गुत मारेगा तो रिएक्शन होगी। आगे बात समझ में नहीं, तो बी के साथ भी रिएक्शन हो जाएगी क्योंकि Bi, तो ये Cl- के साथ भी क्या हो जाएगी, रिडॉक्स रिएक्शन हो जाएगी, किसके साथ, Bi+5 के साथ, क्योंकि Bi+5 बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है एज कंपेरिजन टू Pb+4 के। क्लियर हो गई बात। तो इसका मतलब तो Bi जो +5 है वो Cl के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, I के साथ भी एग्जिस्ट नहीं करेगा, Br के साथ भी नहीं और Cl के साथ भी नहीं, F के साथ एग्जिस्ट कर जाएगा। Pb कहाँ एग्जिस्ट करेंगे, सिर्फ F और Cl के साथ, Br के साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे और I के साथ एग्जिस्ट नहीं करेंगे। किस केस में, +4 के केस में, +2 के केस में तो एग्जिस्ट कर ही जाएंगे। चलिए तो आगे बात समझ में, तो देखिए दूसरा, जैसे FeI3 है तो FeI3 में I गया -1 और Fe क्या हो गया +3। Fe की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट क्या हो सकती है, +3। +3 का मतलब जब Fe अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है तो कैसे काम करेगा, एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में लाई करता है तो क्या होगा, कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह। अगर कोई भी एलिमेंट अपनी लोवेस्ट ऑक्सीजन स्टेट में होता है तो कैसे काम करता है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो Fe यहाँ +3 में यानी कि अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है तो कैसे काम करेगा, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह, और I- तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट होता ही है। तो दोनों तुरंत रिएक्शन करके क्या बना देंगे, I तो खुद क्या हो जाएगा ऑक्सीडाइज, क्या बना देगा, I- से बन जाएगा I2। I2 मतलब 0। यहाँ पे I की ऑक्सीडेशन नंबर कितनी है, -1, और Fe की कितनी थी, +3। तो ये -1 से किस में चला जाएगा, 0 में, क्योंकि सेम एटम का मॉलिक्यूल हो गया। और Fe+2 से कहाँ चला जाएगा, +3, यानी कि FeI3 से क्या बन जाएगा, FeI2 प्लस एक I2 बाहर निकल जाएगी, ½ मोल I2। सेम कहानी यहाँ हो गई CuI2। तो Cu किस में है, +2 में है। कॉपर की हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट कितनी होती है, +2, और लोवेस्ट +1, ठीक है। तो ये +1 और +2 दो में एग्जिस्ट करता है, और I- तो एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट बैठा ही है, और Cu अपनी हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट में है कितना, +2 में, और +2 में है तो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, और I- तो स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, तुरंत दोनों आपस में रिएक्शन करके क्या कर देंगे, रिडॉक्स रिएक्शन कर देंगे। तो I+2 से कहाँ चला जाएगा, I+1 में। +1 में क्यों, देखो I पे था -1 और कितने I थे, 2, तो -2 तो इस पर आएगा +2, मगर अब कॉपर 2 हो गए, जब I2 की बेस आएगा -2 तो इस पे कितना जाएगा, +2, मगर एक कॉपर के हिस्से में कितना आएगा, +1, क्योंकि 2 कॉपर हैं, तो +2 से +1 में चला गया। क्लियर होगी बात। तो CuI2 से क्या बन गया, Cu2I2, और प्लस साथ में निकल गई होगी I2। सेम कहानी यहाँ पे CuCN का होल ट्वाइस, जैसे ये हेलोजन होती हैं ऐसे Cn क्या कहलाता है, Cn- क्या कहलाता है, स्यूडो हैलाइड, बहुत बार मैं बता चुका हूं। तो CuCN का होल ट्वाइस, तो यहाँ पे भी Cu क्या है, Cn होगा -1 और ये 2 है तो -2, तो ये Cu किस में गया, +2 में। तो +2 का मतलब हाईएस्ट ऑक्सीजन स्टेट, तो ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है और ये रिड्यूसिंग एजेंट है, दोनों रिएक्शन करके क्या हो जाएंगे, रिड्यूस। क्या बन जाएगा, CuCN का होल ट्वाइस से क्या बन जाएगा, Cu2Cu2, Cu2Cn2। क्लियर। अब यहां पे क्या था, ये +2 में था और यहां किस में आ गया होगा, +1 में। +1 में क्यों, क्योंकि कॉपर 2 हो गए, वहां कॉपर 1 था। क्लियर। तो ध्यान रखना Cn- क्या हो गया, ये एक स्यूडो हैलाइड होता है, ये भी क्या है कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो आपको ध्यान देना है कि
चार बातें मैंने आपको बताई कहाँ कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता। तो एक तो यह है कि एक अपनी कोवलेंसी एक्सपेंड कर सकता है, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड कर सकता है, मगर एक्सपेंड कराने वाला एटम, जो टर्मिनल एटम उस पर जुड़ा है, वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है, जिसकी वजह से वो कोवलेंसी को एक्सपेंड नहीं करा पा रहा। एक तो वो उस टाइप के मॉलिक्यूल एग्जिस्ट नहीं करेंगे। या मैंने उसका एक बढ़िया सा तरीका बताया है कि आप हाइब्रिडाइजेशन निकालिए सेंट्रल एटम की, अगर उसमें डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रही है हाइब्रिडेशन में, तो वो मॉलिक्यूल तभी एग्जिस्ट कर सकता है अगर टर्मिनल एटम पे जुड़ने वाला एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है। तो अगर लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो उस केस में फिर वो एग्जिस्ट नहीं करेगा अगर हाइब्रिडेशन में डी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो गई। दूसरा क्या बताया? दूसरा बताया मैंने कि ऐसा कोई मॉलिक्यूल जिसकी कोवलेंसी एक्सपेंड ही नहीं हो सकती हो, जिसके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही ना हो। जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है तो अपनी कोवलेंसी को एक्सपेंड नहीं कर सकता। कोवलेंसी को एक्सपेंड करके मान लीजिए 6 नहीं कर सकता, 4 नहीं कर सकता, और आपने उस पर कितनी कोऑर्डिनेशन कम कर रखी, यानी कि उस पर उस सेंट्रल एटम पे कितने टर्मिनल एटम जोड़ रखे हैं, 4, और 4 उसकी कोवलेंसी हो नहीं सकती, तो वो एग्जिस्ट करेगा ही नहीं। ठीक है, तो पहला तो हो गया ऐसा कंपाउंड जिसके पास क्या हो, वैकेंट डी ऑर्बिटल हो, मगर अपनी कोवलेंस उसकी कोवलेंसी को एक्सपेंड कराने वाले टर्मिनल एटम उस पर ना जुड़े हों, मतलब लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम जुड़े हों जो उसके वैलेंसी सेल को एक्सपेंड ना करा सकते हो। दूसरा हो गया ऐसे कुछ एलिमेंट हो जिनके पास वैकेंट ऑर्बिटल ही ना हो। तीसरा आ गया कि क्या है, वैकेंट ऑर्बिटल भी है, कोवलेंसी एक्सपेंड भी है, कोवलेंसी एक्सपेंड कराने वाले एटम भी प्रेजेंट है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, मगर फिर भी एटम इतने ज्यादा आके जुड़ गए या इतने बड़े बड़े साइज के एटम आके जुड़ गए जिससे स्टेरिक रिपल्शन इतनी ज्यादा हो गई कि वो एग्जिस्ट नहीं करा। ठीक है, और फोर्थ रीजन क्या हो गया, रेडॉक्स रिएक्शन, कि हमारे पास जो मॉलिक्यूल्स है वो मॉलिक्यूल्स सेंट्रल एटम और टर्मिनल एटम एक दूसरे के क्या हो गए, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, जो सेंट्रल एटम है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो गया, और जो टर्मिनल एटम है वो क्या हो गया, कि स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट हो गया। तो आपस में तुरंत क्या कर देगा, वो मॉलिक्यूल ही आपस में क्या है, एक इंटरमोलिकुलर रिएक्शन दिखा के क्या दिखा देगा, रेडॉक्स रिएक्शन। क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों प्रोड्यूस हो जाएंगे। क्लियर हो गई बात? तो ये थोड़ा सा इसमें ध्यान रखना है एग्जिस्टेंस का। इसमें बहुत ज़्यादा डरने की जरूरत नहीं है। इस टाइप के क्वेश्चन, ये मॉलिक्यूल्स भी पहले भी देखिए कुछ क्वेश्चन आ चुके हैं। जब मैंने आपको कोवलेंसी पढ़ाई थी तब भी मैंने आपको बताया था कौन एग्जिस्ट करता है कौन नहीं। लास्ट लेक्चर मैंने लिया था कुछ, अभी जो लास्ट लेक्चर लिया था उसमें भी मैंने आपको बताया था कहाँ एग्जिस्ट कर रहे हैं कंपाउंड, कहाँ एग्जिस्ट नहीं कर रहे। ठीक है, और एक ये पर्टिकुलर लेक्चर ले लिया है कि कौन से टाइप के कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं कौन से नहीं। अभी जब मैं इनर्ट पेड इफेक्ट पढ़ाऊंगा तो ये चीज़ें फिर दोबारा से आ जाएंगी। तो ठीक है, तो ये बार बार चीज़ें रिपीट होती जाएंगी। तो अगर कुछ चीज़ समझ में आ गई तो ठीक है, और नहीं समझ में आई तो और भी बढ़िया है, आगे आगे जैसे लेक्चर जाएंगे तो समझ में आते चले जाएंगे। ठीक है, चलिए थैंक्स। एक और बात ध्यान रखनी है, जिस भी बच्चे को लगता है कि मुझे सिलेक्शन लेना है और मैं सिलेक्शन नहीं हो पा रहा मेरा, तो वो मुझसे कांटेक्ट जरूर करे। फ़ोन नंबर मैंने आपको बता दिया 8218612398। ऐसा हो ही नहीं सकता कि 7-8 महीने की तैयारी के अंदर अंदर सिलेक्शन ना हो। कोई भी बच्चा हो, कैसा भी हो, उसे कुछ आता हो कि ना आता हो, बस कंडीशन दो है। एक तो कंडीशन ये है कि वो सिलेक्शन चाहता हो, लालच से नहीं, रियल में एक सिलेक्शन चाहता हो, और दूसरी कंडीशन मेरी सारी बात माने। जैसे मैं कहूँ, जहाँ से पढ़ने के लिए मैं कहूँ बस उतना ही पढ़े, तो सिलेक्शन 100%, 7-8 महीने की तैयारी में। चलिए थैंक्स।